गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो 26 में को शेड्यूल्ड है, इसके बारे में हम लोग आपको स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं। मेरा नाम है भूषण दूत और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैं अब नया यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूं। मेरा एक स्पेशल भूषण दूत एकेडमी नाम से भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो यूजुअली मैं स्टेट्स पीसीएस के लिए डील करता था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए हम लोग स्पेशली यूपीएससी सीसैट बाय भूषण दूत ये चैनल हम लोग अभी आज से लॉन्च कर रहे हैं। मुझे 8 से ज्यादा वर्षों का टीचिंग का अनुभव है यूपीएससी के कैंडिडेट्स को। सो हम लोग अभी देखेंगे स्ट्रेटेजी वाइज। तो सबसे पहले तो 2025 का जब मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा तो तब आपका इंटरव्यू कॉल आ चुका होगा, बराबर है। और वो इंटरव्यू कॉल आने के पहले आपको मेंस क्रैक करना पड़ेगा और उसके पहले प्री क्रैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 24 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसको किस तरह से हमको टैकल करना है कि अपनी अप्रोच और स्ट्रेटेजी अगले 5 महीने की रहने वाली है। 5 महीने से भी थोड़ा कम समय हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा दोस्तों, अब ये रेगुलरली हमारे लेक्चर्स रहते जाएंगे, तो मैं यूपीएससी सीसैट के लिए अभी डेली मतलब वीकली 4 डेज तो मेरा प्लान है कि हम लोग एक सीसैट सीरीज जो है वो लेकर आएंगे, कि जहां से हम लोग 20 मिनट से आधा घंटा तक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, मेरा बुक भी पब्लिश्ड है। मेरा नाम भूषण दूत, जैसे मैंने आपको भी बताया, भूषण दूत है। और ये मेरा बुक है सीसैट कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल नाम से। आप लोग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे भी इस बुक को देख सकते हैं। तो ये बुक भी मैंने लिखा हुआ है। ओके और हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी कि नेक्स्ट 5 मंथ्स का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। तो यूजुअली व्हाट इज इन सीसैट, तो सीसैट इज एन क्वालिफाइंग पेपर। एज यू नो दैट इस पेपर के मार्क्स जो है वो जुड़ते नहीं है, मतलब काउंट नहीं होते अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है। लेकिन सबसे पहले यही चीज है कि ये पेपर क्वालिफाइंग है, तो यूजुअली स्टूडेंट इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं या उसके चाहिए वैसे पढ़ाई जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं करते, और इसीलिए आपका एग्जाम में चाहिए वो आउटपुट नहीं आता है। तो सबसे पहले सीसैट का जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और यही रीजन है कि कहा जा रहा है कि लगभग 2023 में जो 5 से 6 लाख लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, उसमें से केवल 75 to 80,000 स्टूडेंट्स ही जो है वो सीसैट निकाल पाए हैं। तो मतलब हर 6 स्टूडेंट्स में, इन ईच 6 स्टूडेंट्स ओनली 1 स्टूडेंट इज एबल टू क्लियर द सीसैट। इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही आपकी जो मेंस की एंट्री है उसको रोक दे, करेक्ट ना। तो इसलिए इसको भी स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट का होता है कि फरवरी मार्च के बाद हम लोग सीसैट स्टार्ट करेंगे, बट उन स्टूडेंट्स के बाद में टाइम आपको बचता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जीएस का कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। आप ये सोचिए, एक बार मैं जीएस कर लेता हूँ फिर सीसैट करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आता है। अभी कोई मेंस टेस्ट सीरीज कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन आपको टाइम उसमें से निकालना पड़ेगा। एवरीडे मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि 2 से 3 घंटा अभी आपने देना चाहिए। नाउ यू विल लेफ्ट विद ओनली लेस देन 5 मंथ्स। उसमें से लास्ट मंथ तो आपका रिवीजन को जाएगा, तो आपके पास कितने मंथ्स है? 4 मंथ्स है। तो अभी ये 4 मंथ से मींस 120 आवर, अगर मैं 30 डेज के हिसाब से पकड़ू तो 120, उसमें भी फरवरी एक मंथ है तो उसके 29 डेज ही है। तो हम लोग फिर भी 30 को अगर पकड़े तो 120 डेज है, बराबर है। और उसको हम लोग देखें तो लगभग 2.5 घंटा भी अगर हम लोग पकड़े तो लगभग 300 आवर्स का आपका स्टडी प्लान जो है वो होना चाहिए। यूपीएससी सीसैट को आपने देना चाहिए। अगर 300 आवर्स आप लोग यूपीएससी सीसैट पे डिवोट करते हो और वो भी क्वालिटेटिव करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सीसैट पे रोक पाएगा। ओके, तो अभी नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सीसैट, तो सीसैट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेपर्स फ्रेंड्स? टोटल हाउ मेनी सेक्शंस? तो सीसैट का पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 33% मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। तो 200 मार्क का पेपर होता है, मतलब कितने मार्क्स? 66 मार्क्स जो है, दीज आर द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दिस सीसैट पेपर। तो इस पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं? तो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन दिस पेपर? सो देयर आर ओवरऑल टोटल 6 सेक्शंस। फर्स्ट इज एन कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं बोधगम्यता, कि पैसेज दिया होता है और उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड इज इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसे ही हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं तर्क क्षमता। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय क्षमता। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं कि बौद्धांक या रीजनिंग का जो पार्ट होता है उसे हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। एंड देन बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, सो दैट इज जिसे हम लोग क्वांट कहते हैं या जिसे हम लोग मैथ्स भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल पेपर को कितने सेक्शन है? 6 सेक्शन है। बस इतना ही सिलेबस आपका दिया है। जिस तरह से मेंस का सिलेबस बहुत इलॉबरेटली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऐसा प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं है। इफ यू वेंट टू द प्रीलिम जीएस पेपर 1 का जिसके मार्क्स जोड़ते हैं, तो उसके भी पेपर में बस लिखा है कि करंट इवेंट्स, ओके, देन हिस्ट्री विथ एंशिएंट एंड मिडिवल एंड मॉडर्न, तीनों भी है विथ स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन गवर्नेंस का पार्ट दिया है, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह से जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ओके, एंड ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह से ही आपको बस दिया हुआ है, उसमें भी कुछ ज्यादा इलॉबरेटली मेंशन नहीं, तो केवल यही पॉइंट्स है।
तो बेस्ट वे होता है इसका कि जब हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करें और उसके ऊपर से ही हम लोग डिटरमाइन करें कि पूरी तरह से सीसेट को किस तरह से टैकल किया जाएगा। तो फिर सबसे पहला है कि मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेके आऊंगा पूरे डिटेल में, लगभग एग्जाम तक लगभग मेरा टारगेट है कि 100 एक वीडियोस हमारे जो है वो रहेंगे और उसमें मैं आपको एक सीसेट का पूरा अप्रोच और स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर करूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी सीसेट बाय भूषण, तो इस एवरीडे लेक्चर का लिंक कहाँ आएगा, तो आप तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये कि यूपीएससी सीसेट बाय भूषण दूत, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं एवरीडे टेस्ट भी डालता हूँ। अगर आप लोग चेक करोगे ना, हर 2 दिन में मेरा एक टेस्ट होता है, एक असाइनमेंट होता है, तो असाइनमेंट को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप लोग की क्यूरीज है तो यहाँ मेरे मोबाइल नंबर्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे टोटल 6 सेक्शंस हो गए, बस इतना दिया है। अब 80 क्वेश्चन है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी इस 80 क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन, अभी ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स है तो किस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मैंने पूरा बहुत अच्छा चार्ट दिया है, तो आपको टेलीग्राम पे ये चार्ट पूरा अवेलेबल होगा। तो देखो ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को सभी को, थोड़ा यहाँ पे देखिए कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, तो टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पे जो है एवरेजली पूछे जा रहे हैं, 25 to 27 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बेटर वे ये चार्ट जो है 2011 से आपको दिया गया है, तो दैट इज फ्रॉम 2011 to 2023, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आपको चार्ट दिया गया है और इसमें से अगर आप लोग देखोगे तो कौन सा सेक्शन है जिसपे कितने क्वेश्चंस आए, इसका एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चार्ट को आप लोग जब ऑब्जर्व करोगे तो प्लीज फोकस ऑन लास्ट 5 ईयर्स, तो आखिर के जो 5 साल है वो आपके एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट है। 2011 में यूपीएससी सीसेट ने इंट्रोड्यूस किया था इस पेपर को। ओके, तो 2011 से 2013 तक, तो अभी तक हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 13 बार यूपीएससी का पेपर हो चुका है। ठीक है, बट हम लोगों को ऑब्जर्व अगर करना है तो आप लोग 2019 से अगर देखेंगे यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, तो इसका ऑब्जर्व करोगे आप तो यूजुअली अगर आपको ध्यान में आएगा कि 25 क्वेश्चंस एवरेजली जो है वो कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज पे आपको आ रहे हैं, 25 to 27 क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है, ये पेपर का आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। देन इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 डिसीजन मेकिंग, जिसे हम लोग निर्णय क्षमता बोलते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आना पूरी तरह से बंद हो गया। पहले 3 साल तक इस पे क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में, तो ये भी सेक्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो ऑलरेडी 6 सेक्शंस थे, आउट ऑफ विच वी हैव रिमूव्ड द 2 सेक्शंस। नाउ वी रिमेन विद हाउ मेनी सेक्शंस फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन, then the logical reasoning and analytical ability, third is the general mental ability, fourth is the basic numeracy, that is known as math. Again section number 7 which is removed in itself by the UPSC from 2015. okay, तो 2015 से इस कंपलसरी इंग्लिश सेक्शन को कॉम्प्रिहेंशन के रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितने बचे, 6 में से 4 बचे हुए हैं सेक्शन से। तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन पे लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, 27 क्वेश्चन आते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी का जो पार्ट है, मींस होता है अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये पार्ट डिफरेंट एग्जामिनेशन है, लाइक इन एमबीए एंट्रेंसेस और इन यू कैन से दैट इन banking examination we consider this part as a critical reasoning part and we connect this part with the reasoning. But in the UPSC you will get a question in the comprehension, not about these are not related with our general comprehension. Usually what you will see in the banking examination or in the MBA entrance examination, you will get a passage of 300 to 350 pages. Okay, not 300 to 350 words, and there are 4, 5, 6 questions where from that passage. Sometimes the word limit is also more, मतलब 800-700 words का भी passage हो सकता है, and you will get the questions which is related with the vocabulary, which is related with the factual data. But in UPSC the comprehension is completely different. You will get a questions which are related with the assumption, conclusion, inferences on that basis, correct ना। तो उस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस होते हैं, तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो मैं इस क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट को कनेक्ट करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन से। हमारे यूपीएससी में इसको किसमें कनेक्ट करता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन से कनेक्ट करता हूँ। तो इस पे आगे 25, 27 कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चंस का पेपर है। अगेन जब हम लोग रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब ये हुआ हमारा रीजनिंग, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रीजनिंग। तो ये क्या हुआ, ये रीजनिंग का पार्ट है। ओके, रीजनिंग को हम लोग देखेंगे तो 2019 से हम लोग देखेंगे तो 24, 12, 21 अब सडनली डिक्रीज हुआ लास्ट 2 इयर्स में। तो यहाँ पे देखो 8 और 14 यहाँ तक आ गया है। तो 14 था और लास्ट से तो 8 से 10 कुछ सवाल ही आए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्वांट सभी का प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है, यूजुअली ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मैथ्स किसी को अच्छा नहीं लगता, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, बट अभी अगर आप लोग देखोगे तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट का फोकस होता है कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को ज्यादा फोकस किया जाए। एक हाथ 2 क्वेश्चन क्वांट की अगर मैं सॉल्व भी कर लूँ तो मेरा सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। बट अभी जिस तरह से, इसीलिए रीजनिंग का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो रहा है डे बाय डे, और जिस
चीज की सबसे ज्यादा डर था, उसी का ही जो वेटेज है वो बढ़ते जा रहे थे। ऑब्जर्व 42, 28, 37 और 43, तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो है वो 40 के आसपास चल रहा है यहाँ पे। 35 टू 40 क्वेश्चन ऑन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बराबर है। तो मैथ से उसमें 40 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर देखोगे तो क्या है, 10 टू 15 क्वेश्चन ऑन द रीजनिंग, ओके, 10 टू 15 क्वेश्चन ऑन द रीजनिंग, देन 40 टू 45 क्वेश्चन ऑन द क्वांट एंड 27 क्वेश्चन ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। इस तरह से आपके 80 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में बनते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आपके इसमें मैं टेलीग्राम चैनल जो है हमारा यूपीएससी बाय भूषण दोस्त, पे ये चार्ट में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप घर पे आपके इस पे भी लगा के रख सकते हैं इसके अंदर, ओके। देन अगेन हम लोग सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्वांट का। और यूजुअली ये जो क्वांट का जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पेपर का, दैट इज क्वांट, और भी हम लोग जिसको कहते हैं मैथ्स, करेक्ट। सो व्हाट वी कॉल दिस मैथ्स, मैथमेटिक्स की हम लोग जब बात कर रहे हैं मैथ्स, तो मैथ्स क्या होता है, सो दैट इज क्या है मैथ्स। मैथ्स इसी को हमारे सिलेबस ने नाम दिया है। हमारा सिलेबस मैथ्स नहीं बोलता या क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं बोलता। व्हाट इज अवर सिलेबस, इज बेसिक न्यूमरसी, बेसिक न्यूमरसी, ओके। तो इसे हम लोग क्या नाम दिया है, बेसिक न्यूमरसी। तो हमारा सिलेबस हम लोग इलॉबरेटली अगर देखते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है बेसिक न्यूमरसी के बेसिस के ऊपर। सो बेसिक न्यूमरसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, मतलब है क्या, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यस, हाँ, क्लास 10th लेवल। तो यही सबसे बड़ा इशू, अब कैट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और सिलेबस बोल रहा है क्लास 10th लेवल। तो अभी पता नहीं अगले साल कैसे आएगा पेपर। यूजुअली पर्सनली मेरा भी ओपिनियन देखे तो 2023 का पेपर जो है सीसेट का, वो काफी बायस्ड थोड़ा टाइप का पेपर था। बट देखो हम लोग कोई एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी नहीं है, बट ऐसा नहीं कि 23 का जो पेपर है वो जो है वही क्वालिफाई नहीं हुआ है। देखो 20, 21, 22 के पेपर जो है स्टैंडर्ड पेपर थे, पेपर डिफिकल्ट थे, बट तब भी बहुत से 30 टू 40% स्टूडेंट्स है एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जो सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो वो पेपर तो क्वालिफाई होने चाहिए थे। यदि स्टूडेंट का फोकस ये भी हो रहा है कि 23 के पेपर को लेके, या आप लोग अगर 22 के पेपर को लेके, तो बोलते कि सीसेट इस तरह से हो गया कि अगर आईआईटी जेईई, आईआईटी स्टूडेंट्स जो है, जो आईआईटी से इंजीनियर उसका नहीं निकला है, तो हमारा कैसे निकलेगा। सबसे बड़ी गलत बात यह है, अरे आईआईटी का स्टूडेंट है अगर, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा सीसेट की, या वो अगर, जरूरी नहीं है कि आईआईटी का है या आईआईटी पास आउट है तो उसका जो क्वांट है वो एकदम ही हाई लेवल पे है और वो नहीं कर पाएगा, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। अगर आप लोग देखोगे तो फ्रेंड्स 2022 के, 23 का तो रिजल्ट आना बाकी है, बट 22 के पहले 4 टॉपर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले 4 टॉपर में 3 जो है वो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो जैसे गरिमा लोहिया हो गए जो आगे जो रैंक 2 आई थी, देन रैंक 1 जो किशोर है, बराबर है, तो इशिता किशोर, वो भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है। देन नंबर 4 पे जो मिश्रा है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम, तो जो 4 टॉपर गर्ल्स की बात हो रही थी, तो उसमें से 3 ह्यूमैनिटीज के, ये भी आप ऑब्जर्व कीजिए। तो उन लोगों ने 22 का सीसेट भी टफ ही था, 23 का तो बहुत एक्सट्रीम था, पर 22 का भी सीसेट टफ ही था ना, बराबर है। तब भी लोग डिमांड कर रहे थे कि सीसेट को रिमूव करो, बट वो सीसेट का जो पेपर है वो उस टाइम पे अगर इतने टॉपर आ रहे हैं ह्यूमैनिटीज से, तो उन्होंने क्वालिफाई किया है। देखिए अब 23 का पेपर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसका पेपर आना नहीं चाहिए था, बट अब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, बराबर है ना। तो हमारा पढ़ाना काम है, आप लोगों को आपका पढ़ना काम है, ठीक है। तो हम लोग उस पर फोकस ज्यादा करेंगे नहीं, क्लास 10 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे तो बेसिक न्यूमरसी हमारे इसमें बोला गया है। यूजुअली अगर मैं मैथ्स को डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मैथ्स किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, अगर इफ आई एम गिविंग एग्जामिनेशन, तो आपको एक स्ट्रेटजी और सही अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले देखिए एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। कुछ लोग एसएससी सीजीएल के क्लास लगाते बैठते हैं सीसेट करने के लिए, कुछ लोग बैंकिंग के क्लास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सीसेट कर रहे हैं। तो यही आपको अप्रोच जो है वो अलग बनाना है उन लोगों से। तो आपको किस तरह से अलग बनाना है, यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो मैथ्स जो है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैथ्स का पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो दैट इज व्हाट, जिसे हम लोग अंकगणित कहते हैं, अंकगणित, वही है हमारा बेसिक न्यूमरसी, ठीक है। फिर है अलजेब्रा, देन है ज्योमेट्री, और देन है ट्रिग्नोमेट्री, बराबर है। तो देखो अलजेब्रा ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस कितने आते हैं ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस, बट हार्डली 3 to 4 एग्जांपल्स आते हैं। आपको पेपर जो है लगभग 45 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए हुए हैं, 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, 40 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस ज्योमेट्री पे आते हैं।
बट इसके लिए पूरी ज्योमेट्री करते बैठो क्योंकि हमको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उल्टा उससे ज्यादा एफर्ट्स आप अगर बेसिक न्यूमरेसी के टॉपिक को लगाएंगे तो आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि अलजेब्रा तो हार्डली एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी फोकस करने का जरूरत नहीं, ज्योमेट्री को भी फोकस करने का जरूरत नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री को भी फोकस करने का जरूरत नहीं है। सो नाउ वी लेफ्ट विद ओनली बेसिक न्यूमरेसी जिसे हम लोग बोलते हैं या अंकगणित है। तो हमारा सिलेबस बोल रहा है हमारे, और अगर आप लोग पेपर भी ऑब्जर्व करोगे तो यूजुअली पेपर जो है वो डील अप किसके बारे में करते हैं, दे डील ओनली विद द बेसिक न्यूमरेसी पार्ट। सो नाउ वी विल डिवाइड दिस बेसिक न्यूमरेसी सिलेबस इन अगेंस्ट 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं, तो यूपीएससी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बेसिक न्यूमरेसी के सिलेबस को किस तरह से डिटरमाइन, किस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, हाउ हम लोग उसको क्या करेंगे, वी डिफरेंशिएट दैट इनटू द डिफरेंट सब टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहले यूजुअली तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी, तो इसका सबसे पहला पार्ट है अरिथमेटिक। कौन सा पार्ट है, दैट इज एन अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या आता है, तो हमारा जो टोटल एग्जांपल्स है, मैं अरिथमेटिक का ही सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, पर मैं नंबर सिस्टम को डिफरेंट डिवीजन में लेता हूं बिकॉज क्यों, यूजुअली क्वांट ज्यादा हुआ है, लेकिन क्वांट में परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो पार्ट है ना, इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन के नंबर सिस्टम पे आ रहे हैं। तो टोटल जो हमारे 40-45 क्वेश्चन आते हैं, हम लोग अगर 40 भी पकड़ के चले इस क्वेश्चन को, तो उसमें से अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन जो है आपके वो केवल आ रहे नंबर सिस्टम के ऊपर। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है, तो 15 टू कभी कभी 20 तक, ठीक है। सो 15 टू 20 क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, अगेन अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक। तो अभी नंबर सिस्टम मतलब क्या, नंबर सिस्टम में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ओके, तो उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर सिस्टम जो है, तो उसमें कौन से सिस्टम्स एग्जांपल्स आते हैं जो कि एमबीए एंट्रेंस सिस्टम में ज्यादा आते हैं, एसएससी सीजीएल या इसमें थोड़ा नंबर सिस्टम कम आता है, मतलब उस लेवल पे नहीं आता है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है साइक्लिसिटी। ये क्या है क्या नहीं हम हर लेक्चर में आगे देखने वाले, बट आप लोग बस लिख लो कि ये किस तरह से है साइक्लिसिटी। देन रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फैक्टोरियल, फैक्टर्स, पावर्स एंड इंडाइसेस, आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द लीनियर इक्वेशंस। ओके, इसमें एक और टॉपिक को आप लोग ऐड कर सकते हो, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम आप अरिथमेटिक में भी ले लो। एक्चुअली फ्रेंड्स ये पार्ट अरिथमेटिक का ही है, अरिथमेटिक का पहला टॉपिक ही होता है नंबर सिस्टम, बट मैं इसको डिफरेंट ले रहा हूं। नंबर और सिस्टम ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। सिस्टम, नंबर मतलब संख्याओं, सिस्टम मतलब पद्धति, तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर दैट इज नोन एज अ सिस्टम। ओके, तो नाउ इसमें आपको इतने टॉपिक्स करने हैं, और दैट टॉपिक्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन इस पेपर के जो रहेंगे वो आपको इसी टॉपिक से रहने वाले हैं। तो सबसे पेपर का इसमें का आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। और ये टॉपिक ऐसे कई लोगों का कहता है ना, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है तो मेरा तो कौन तो अच्छा है, सीसेट की कोई मुझे जरूरत नहीं है। बट यूजुअली सीसेट के नाम पे आपने केवल जो अरिथमेटिक का पार्ट है वो आपका अच्छा है, और जो कि कम आ रहा है। तो जो पार्ट आ रहा है कभी हमने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा, ये साइक्लिसिटी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, बराबर है ना। ओके, तो सबसे पहले इससे आप बाहर आइए और देखिए पिछले पेपर्स को, और उससे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। और दूसरी बात ये, कई लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके अंदर बोलते कि मुझे तो पीवीआईक्यू मैंने सॉल्व किया, मुझे 80 मार्क उसमें आ रहे हैं। देखो, घर पे बैठ के सॉल्व करना और एग्जाम में सॉल्व करना पता लगे, अगर उसमें 100 के प्लस आपके हर पेपर में आ रहे हैं, पिछले 4 पेपर में, तो फिर आपको सीसेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तभी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कीजिए, अकेडमी के पेपर से आप आपका लेवल जज मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहला साइक्लिसिटी, मैंने बोला साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है कि कुछ पावर होती है तो उसकी पावर जो है साइकिल में रिपीट होती है। रिमाइंडर थ्योरम होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि इसको इससे डिवाइड किया तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल्स के एग्जांपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ओके, पावर एंड इंडाइसेस जो होता है, आइडेंटिटीज मतलब क्या कि a प्लस बी एंड द होल क्यूब, उसकी जो एग्जांपल होते हैं। पावर एंड इंडाइसेस मतलब क्या, a टू द पावर m इनटू द a टू द पावर n, तो इसके जो एग्जांपल्स है, तो ये सब टॉपिक आपको करना है। ओके, एंड 15 टू 20 क्वेश्चन इस पे रहेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके इसमें लेते भी जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा, दैट इज अ नंबर सिस्टम। देन हम लोग आएंगे अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक मतलब जो आपको लगता है ना मेरा बहुत अच्छा है, तो वो मतलब जो क्वांट का पार्ट है, तो उसमें क्या क्या आता है, दैट इज नोन एज एवरेजेस। पहला टॉपिक कौन सा है, एवरेज है। देन परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर सेग्रीगेशन है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन। बहुत फास्ट है। अगेन एजेस का भी एक टॉपिक होता है ना, एजेस। हाँ, तो एजेस है। तो ये सब पार्ट जहां पे है, तो ये सब पार्ट जो है, तो लगभग इसमें 15-17 टॉपिक्स है। ओके, तो ये 15-17 टॉपिक्स के अंदर से आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 15 ही आ रहे हैं। और यहाँ पे अकेला एक जो नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक है एप्लीकेशन, ये अकेला टॉपिक 15 से 20 क्वेश्चन आपके ले रहा है, और इसको कितने आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे कि हम केवल इसको ही फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है।
सबसे पहला इश्यू क्या है कि अगर आपको परसेंटेज नहीं आता, अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आता, अगर आपको एवरेज निकालना नहीं आता, तो आपको बाकी टॉपिक्स में भी क्या आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये पार्ट तो आपको कुछ बेसिक करना है। हाँ, मैं बोलूंगा इसमें से कि ये जो मैंने अभी अरिथमेटिक के टॉपिक्स लिए, इसमें से 70% टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लो। वैसे तो सभी करो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो अहेड विद एटलीस्ट 70% ऑफ दी टॉपिक्स। ओके, तो वो आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसमें से आप अगर 3-4 टॉपिक को रिमूव भी कर देंगे या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो 3-4 टॉपिक नहीं भी करेंगे चलेगा, बट बाकी आपको टॉपिक्स आने चाहिए। बट इन नंबर्स जब मैं बोलूंगा कि जो मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट्स लिखा के दिए हैं, कौन से तो ये साइक्लिसिटी, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी, फैक्टोरियल, फैक्टर्स, पावर इंडाइसेस, इसमें का एक भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते और इसको टाइम भी लगता है आपको। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं पढ़ाई करते वक्त कि सपोज पहले 3-4 बेसिक के टॉपिक्स है, वो तो पहले आपको करना है। देख, इक्वेशन फ्रेमिंग वो इसमें भी है और उधर भी है, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, देन एजेस, उसके बाद में रेशियो प्रपोर्शन। ओके, ये पहले एक बार बेसिक के एग्जांपल्स जो है टॉपिक्स है वो आप कर लो, एंड देन टेक 1 or 2 टॉपिक्स फ्रॉम दिस। लाइक यू कैन स्टार्ट विद द साइक्लिसिटी, यू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, यू कैन स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी। इसके 1-2 टॉपिक कर लिए। मैं बोलूंगा कि साइक्लिसिटी, रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी जो है ये तीनों एक साथ ही आप लीजिए। ओके, फैक्टर्स एक 2 टॉपिक इसमें से ले लिए, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम एक साथ करना भी थोड़ा हेवी हो जाता है। तो मैं आपको फोकस करूंगा कि आप इसको मिक्सअप करके लेके चलिए, ठीक है। हाँ, तो 2-3 टॉपिक इधर के लिए, 2-3 उधर के लिए। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा जो है जिसपे 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूजुअली पहले 5 क्वेश्चंस के आसपास आते थे, पिछली बार 11 आ गए। तो हम लोग पकड़ेंगे कि 5 to 10 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, 5 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। बट ये टॉपिक जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, कंप्यूटर चैलेंजिंग है, एग्जाम में आपको होगा ही ऐसा नहीं है। तो हम तो इस तरह से लेंगे आपको कि इसको आधे तो भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए। देखो, मैं कभी ऐसी फालतू बात करूंगा नहीं कि कोई दुनिया मेरे पढ़ाई के बाहर पेपर नहीं आएगा। जो लोग पहले क्लेम किया करते थे वो बाद में रो रहे हैं, बाद में बराबर है, बोल रहे यूपीएससी पेपर ही निकालते नहीं आता था। जो बोलते थे कि मेरे नोट्स के बाहर ही कभी नहीं जा सकता कोई, बराबर है, या कोई एग्जामिनर है उसका कोई लेवल ही नहीं है कि मेरे नोट्स के बाहर वो यूपीएससी को पेपर निकाल के बताए, बराबर है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, तो इस तरह से कभी भी किसी एग्जामिनेशन बॉडी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अरिथमेटिक जो है और नंबर सिस्टम में मैं बोलूंगा आप ये 2 एकदम स्ट्रांग कर लो, ठीक है, ताकि इस पे जो आपका डिपेंडेबिलिटी है वो थोड़ा कम रहे, ठीक है। एंड देन लास्ट रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। तो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, तो जिस तरह से आपको पता है डेटा सफिशिएंसी। ओके, तो ये एग्जांपल किस तरह से होते हैं, तो आपने अभी देखा होगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये देखो नंबर सिस्टम के एग्जांपल जो है वो किस तरह से होते हैं। तो देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहला नंबर सिस्टम जो कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको 8 टॉपिक लिखा के दिए, 15 से 20 क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें। तो दैट इज व्हाट ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 डिजिट नंबर है, उसका हर डिजिट क्या है, 1 है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो उस डिजिट का रिजल्टिंग नंबर का जो सम है, तो वो क्या हो रहा है कि 9 डिजिट जो है, सॉरी 1 डिजिट जो मैंने 9 बार लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो व्हाट रिजल्टेंट आई विल गेट, और उसमें भी वो रिजल्टेंट जो आएगा उसका सम क्या रहेगा, ये आपको क्वेश्चन से पूछा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो इसको किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं बोलूंगा कि 2 बार अगर मैं 11 लिखूंगा, देखो 11 by 11, तो मैं लोग कैसे लिखता हूँ 1 2 1, ये 11 का स्क्वायर कितना आता है 1 2 1। अगर 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 लिखूंगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1 2 3 2 1, ये आता है मल्टीप्लिकेशन करना 1 2 3 1 2 1। तो मैंने कैसे लिखा, तो इसमें 1 कितनी बार था, 3 बार था, तो 1 2 3 मैंने इसलिए 1 2 3 लिखा, बाद में वापस उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके गया 2 1, बराबर है। तो इस तरह से अभी फिर 9 टाइम 1 मल्टीप्लाई 9 टाइम 1 किस तरह से आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, देखो 9 तक है ना, 9 वाट, बिकॉज 9 टाइम 1 तो मैंने 9 तक लिखा, फिर यहाँ से रिवर्स लेके जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, बराबर है। हाँ, और फिर इसका सम करेंगे, तो इसका अगर सम करेंगे तो ये सबका सम आता है दैट इज 81। तो आपका आंसर क्या हुआ 81। इससे भी मैं अच्छा शॉर्टकट आपको देता हूं, देखो 11 है, इसका स्क्वायर है 1 2 1, तो मुझे बताइए 1 + 2 + 1 मतलब इसका एडिशन कितना हुआ, 1 + 2 + 1 इज व्हाट 4। इसका एडिशन 1 + 2 + 3 6 7 8 एंड 9, इसका एडिशन कितना हुआ 9। तो यहाँ पे 3 बार, एक कितनी बार था 3 बार था, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9। यहाँ पे 1 जो है वो 2 बार था, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, करेक्ट ना। तो यहाँ पे 1 जो है वो कितनी बार है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। डायरेक्टली आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे चीजें होती है नंबर सिस्टम में, हर बार शॉर्टकट लगेगी ऐसा नहीं है, ठीक है। अ पॉजिटिव नंबर ये है डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द x आर पॉसिबल।
तो ये हो गया फ्रेंड्स जो एग्जांपल्स है हमारे ये नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स है। तो दीज आर द एग्जांपल विच इज नोन बाय द नंबर सिस्टम, जो 12 से 15 आते हैं। और ये एग्जांपल हमने कभी देखो व्हाट इज रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13, तो कुछ उसने बोला कि 9 99 बार लिखा, तो रिमाइंडर है कि अगर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। ओके, तो हम इसको कैसे तरह से टैकल करें, ये हो गया अरिथमेटिक का पार्ट, मतलब ये हमारा परसेंटेज एवरेजेस। तो if increase in the price of a certain item of 25% and it decrease by 20% and increase by 10%, what is the increase in the price? तो ये जो एग्जांपल हुए ये हुए अरिथमेटिक के एग्जांपल्स, ठीक है। देन परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशंस की बात अगर हम लोग करें, व्हाट इज इन पीएनसी, परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशंस। ओके, तो उसने बोला कि इसे अल्फाबेट से वो लिखे, तो एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी वे। तो आपको देखना हर बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एग्जांपल है वो हमेशा ये पूछता है कि हाउ मेनी वेज, हमेशा आपको यही क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी वेज इट्स पॉसिबल। सो व्हाट इज इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत लोग उसको डरते हैं, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो वो क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल, आपको हर बार काउंट करना होता है, इसलिए हर क्वेश्चन पे पूछा जाता है हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल। ओके, हाँ, तो ये होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो लगभग अगर हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे तो 5 से 10 एग्जांपल्स आपको एग्जाम में आते हैं, बट थोड़ा मैं बोलूंगा कि वो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस पर आप डिपेंडेंसी कम रखिए। देन ये होता है डेटा सफिशियंसी। तो डेटा सफिशियंसी के एग्जांपल इस तरह से होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फिर उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, और इस क्वेश्चन का आंसर मिलने के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है सफिशियंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट डेटा सफिशियंसी। तो उसे हम लोग बोलते हैं डेटा सफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। तो और बाद में आता है डेटा, ये ज्यादा आता नहीं है, 2-3 सालों में एक आधा क्वेश्चन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, बट सफिशियंसी पे अगर आप देखोगे तो हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन है 3-4 साल में, ऐसे कोई अगर कभी ऐसे ग्राफ रहेगा, कभी ये ऐसा सर्कल पाई चार्ट रहेगा, बार डायग्राम रहेगी, ये रहेगा, बराबर है। हाँ, तो ये हो सकता है इसके अंदर। और अगर हम लोग डेटा सफिशियंसी की बात करें यहाँ पे, तो ये है डेटा सफिशियंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये मिला के जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ये लगभग आते हैं 3 to 5 क्वेश्चन। ओके, 3 से 5 क्वेश्चन जो क्वांट में है, ये इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जिनका भी अभी समय आ गया है कि इनका भी टाइम थोड़ा वीक है या मैथ्स क्वांट थोड़ा वीक है, तो 2 महीने का टारगेट वो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा जो आपका टॉपिक आता है एग्जामिनेशन के अंदर वो आता है कॉम्प्रिहेंशन और देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बराबर है, या जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक न्यूमरसी। तो न्यूमरसी 50% ऑफ द पेपर आपका न्यूमरसी ही है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से आप ट्राई कीजिए कि आपका नेट गुड जो है 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 भी नेट गुड निकाल दिए, 15 क्वेश्चन सब निगेटिव वगैरह जाके अगर आपके करेक्ट आ रहे हैं, आपको लगे 15 क्वेश्चन ये किस खेत की मूली है, बट जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है ना, उनको प्लीज जाके पूछिएगा कि 15 क्वेश्चन मैथ्स में बराबर आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सब निगेटिव जाके मतलब आपका 20 एक अटेम्प्ट होना चाहिए, ओके, क्वांट के अंदर। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, मैं बोलूंगा 45 to 50 मिनिमम अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, ज्यादा कर पाए तो अच्छी बात है, तुक्के नहीं, एक लॉजिकल अटेम्प्ट, कम से कम रिस्क तो लेनी पड़ती ही है पेपर के अंदर, पर कम रिस्क लेते हुए इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस, देन आप लोग अच्छे से इस पेपर को क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। और 15 क्वेश्चंस में इसमें से बोलूंगा कि आधे क्वेश्चंस आपके क्वांट के अटेम्प्ट होने चाहिए। तो 15 क्वेश्चंस जो है उसका नेट गुड जो है, नेट गुड बोल रहा हूं मैं, मतलब सब निगेटिव वगैरह जाके ये लाने का आप लोग टारगेट रखिएगा। ओके, तो पहले 2 मंथ्स जो है जनवरी और फरवरी में आप लोग फोकस करोगे जैन एंड फेब ऑन क्वांट या बेसिक न्यूमरसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, ठीक है। यू कैन गो बाय लाइक अगर 7 दिन है आपके वीक में, तो 4 days टू द बेसिक न्यूमरसी पार्ट, 4 days टू द बेसिक न्यूमरसी पार्ट एंड 2 days टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। 4 दिन आप लोग क्वांट कीजिए 3-3 घंटा पे के, और कॉम्प्रिहेंशन जो है 2 घंटा वीक में, 4 घंटे जो है 2 दिन भी आप लोग अभी दोगे 2 महीने तक, ठीक है, तो भी चलेगा। बट क्वांट आपको 3 घंटा देना है वीकली 4 days। तो इस तरह से आप लोग बेसिक न्यूमरसी को स्टार्ट कर सकते हो। यूजुअली पेपर का लेवल हाई है, आप लोग पहले बेसिक फाउंडेशन, अगर जिसका बहुत वीक है तो थोड़ा एनसीईआरटी से बेसिक फाउंडेशन आप, क्योंकि टाइम आ गया है, वहां से आप लोग कर लीजिए। देन यू कैन मूव ऑन टू द आरएस अग्रवाल, ओके, उसके भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करने हैं बेसिक फाउंडेशन डेवलप करने के लिए, लेकिन जहां से क्वेश्चंस जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए थोड़ा बहुत आपको आपका लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। सो देन यू कैन मूव ऑन टू द सम अदर क्वांट बुक्स, लाइक सर्वेश वर्मा का बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है क्वांटम कैट नाम का, वो आप लोग उसमें रेफर कर सकते हो। उसके बाद और नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है अगर, तो आप लोग अरुण शर्मा जी का बुक आता है क्यों कैट का क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बट ये जो मैं बुक बता रहा हूँ ये सब कैट की बुक्स है, उसका सिलेक्टिव रीडिंग आप रखिए, ये नहीं पूरा आपको लेके सॉल्व करना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है। तो कौन से टॉपिक आप लोग कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो नंबर सिस्टम का पार्ट है ये आप सर्वेश वर्मा से भी कर सकते हैं, पहले थोड़ा बेसिक फाउंडेशन करके ये। तो ऑलरेडी इसमें फंडामेंटल्स नाम का चैप्टर है, फंडामेंटल्स नाम के चैप्टर में लगभग 80 to 100 पेजेस है, तो वो पेजेस जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। वो पेजेस करते करते आप सॉल्विंग और पढ़ने में, आप हिस्ट्री का किताब है तो आप 400 पेज 500 पेज भी 2-4 दिन में खत्म कर दोगे, लेकिन ये सॉल्व करना 100 पेज अगर सॉल्व करना है, रोज 3 घंटा आपको देना है, तो ऑलरेडी आपका जो ये है
पैटर्न 1 महीना उसमें निकल जाएगा सॉल्व करने में, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। नंबर सिस्टम आप लोग कर सकते हो, एंड परम्यूटेशन एंड दी कॉम्बिनेशन की कुछ टॉपिक कर सकते हो आप, बराबर है। तो उसमें अगेन आप अरुण शर्मा का किताब अगर देखोगे तो उसमें काउंटिंग नाम का सेक्शन है जिसमें सेट थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा दिया है उन्होंने। तो उसमें बट केवल ये दोनों बुक्स की आपको लेवल 1 ही करना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कौन सा, लेवल 1। और ये लेवल 1 भी तब जब आपकी रेगुलर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, नहीं तो आपको समझेगी नहीं वो किताबें, ठीक है। बस मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। अरिथमेटिक का जो पार्ट है, तो अरिथमेटिक का पार्ट आपने आपकी बेसिक आर एस अग्रवाल से भी कर लिया, उसके भी कर लिए तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि तो इस तरह से आपको इसमें अप्रोच रखना है। तो एवरीडे 4 आवर्स आप लोग दीजिए। अगर मैं बोलूंगा कि नंबर सिस्टम के एक दो टॉपिक रेगुलर, इसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो पार्ट है सबसे एंड में आपको करना है, अभी मत कीजिए आप लोग। सो इन द February एंड और March फर्स्ट वीक यू कैन गो विद द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पर अभी तक टारगेट रखिए कि ये 2 पार्ट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। कुछ क्यूरीज है, कुछ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो ये इस तरह से हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन, ओके। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेकंड है कि वीक में 2 दिन आपको क्या करना है, कॉम्प्रेशन करना है। तो हम लोग आएंगे अब कॉम्प्रेशन के ऊपर। तो यूजुअली सबसे पहला जो निग्लेक्टेड पार्ट है पूरे पेपर का, यूजुअली स्टूडेंट्स का होता है कि मेरा सीसेट अच्छा है लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता कॉम्प्रेशन के ऊपर। सबसे पहले बात तो ये है कि एमबीए एंट्रेंस में किया हुआ कॉम्प्रेशन और ये कॉम्प्रेशन हमारा पूरी तरह से अलग है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे कॉम्प्रेशन का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से डिफरेंट है कंपेयर टू दी यूपीएससी पैटर्न, कंपेयर टू दी बैंकिंग और एमबीए एंट्रेंसेस, बिकॉज वहां पे उनका जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, वहां पे कॉम्प्रेशन इंग्लिश सेक्शन के अंडर आता है। हमारे इस पेपर में इंग्लिश का सेक्शन ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिए इंग्लिश का सेक्शन नहीं है यहाँ पे कॉम्प्रेशन, आपको कॉम्प्रेशन बाइलिंगुअल दिया गया है। सो यू हैव गिवन द पैसेज वन साइड ऑन इन हिंदी एंड अनदर साइड ऑन इंग्लिश। सो वहां पे जो है वहां पे उनका जो उद्देश्य होता है यूपीएससी का, वो आपका लैंग्वेज चेक करना नहीं है। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश चेक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसलिए आपको मेंस पे पेपर दिया गया है इंग्लिश का। ऐसा एमबीए में कभी है क्या? नहीं। इसलिए आपका इंग्लिश जो है वो एमबीए एंट्रेंसेस में है, या अपनी जो एग्जाम है, बैंकिंग एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से है, वो वहाँ पे आप कॉम्प्रेशन के नाम पे वो आपकी इंग्लिश चेक करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश उतनी नेसेसरी है। यहाँ पे इंग्लिश चेक करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे आपका लॉजिक चेक करना उद्देश्य है। वहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन आता है आपको, वोकैबुलरी पे क्वेश्चन आता है, हाँ यस आता है। देन फाइंडिंग द एरर्स पे आपको क्वेश्चन आते हैं कि एरर फाइंड करो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन आपको क्वेश्चन आते हैं कि क्लोज टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्प्रेशन यूजुअली वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्या करता है, डील करता है। व्हाट इज सिनोनिम, व्हाट इज एन एंटोनिम, ओके, इस तरह से होते हैं। बट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, कभी आप लोग ने आपने नहीं देखा होगा कि व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ दिस, एंटोनिम निकालिए इस पैसेज में इस वर्ड्स का, ऐसा भी क्वेश्चन आपने देखा है? नहीं देखा है। इस फ्रेज का मीनिंग निकालिए, ऐसा कभी क्वेश्चन आपने देखा है? इसमें एरर क्या है वो फाइंड आउट कीजिए, नहीं। तो यहाँ पे वो आपका लॉजिक चेक करना चाहते हैं, दे आर चेकिंग योर लॉजिक थ्रू विच क्वेश्चन। तो फर्स्ट पैटर्न जो हमारा अभी सेम होता है, ओके, दैट इज व्हाट। अगर आपको स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे तो वहां पे आपका जो कॉम्प्रेशन होता है उसमें कैसे होता है कि एक बिग बड़ा कॉम्प्रेशन आपको दिया होता है। देखिए गिवन 300, 400, 500 वर्ड्स पैसेज, ओके, एंड दे विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द डेटा ऑफ दैट पैसेज। डेटा में जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और डेटा, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। दैट पैटर्न इज नोन एज क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न, करेक्ट। इसको छोड़ के जो बाकी सब पैटर्न है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। एक्चुअली दिस पैटर्न इन एमबीए एंट्रेंस दिस इज नोन एज क्रिटिकल रीजनिंग। मैंने बोला ना ये रीजनिंग के अंडर आता है, बट हमारे एग्जामिनेशन में ये पैटर्न ही मतलब हमारा जो क्रिटिकल रीजनिंग है वही हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। सो यू विल गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड विद द assumption, you will get related with the inferences, conclusions, corollaries, okay. Then you will get a question with the central themes, crux of the passage, main idea of the passage, what is an implication of the passage, okay. So these are the examples, these are the questions you will get, okay. और ये questions मिला के ही आपको लगभग 20 plus questions आपको आने वाले हैं। So 20 plus question of this comprehension is completely based on the logic. Hardly 3 to 4 questions are related to the question and answer pattern, okay. तो इस तरह से होता है कि जो हमारा रेगुलर है क्वेश्चन आंसर पैटर्न, मतलब ये पूरा लॉजिक बेस्ड रीजनिंग आपको स्टडी करना है। तो आपको सो द एम ऑफ द यूपीएससी इज नॉट टू चेक योर इंग्लिश, एम ऑफ यूपीएससी इज टू चेक योर लॉजिक। तो सबसे पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, द हिंदू, अगर इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, देन आपका जो द हिंदू जो आप रेगुलर पढ़ते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ओके, तो अगर आप वो रेगुलरली अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसके साथ फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं एग्जाम देना आपका, बराबर। अगर वो आप लोग नहीं पढ़ सकते तो क्योंकि लिखेंगे कैसे ना, अगर पढ़ नहीं सकेंगे। तो आप अगर वो पढ़ सकते होंगे तो आपका इंग्लिश अच्छा है। नहीं तो बस जितना आप रेगुलर रीडिंग करो, हमको एमबीए के स्टूडेंट जैसा, जीआरई जीमेट के स्टूडेंट जैसा वोकैबुलरी रटते बैठना नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। हाँ, डेफिनेटली 2023 का कॉम्पिटिशन थोड़ा इजी था, यही एक सेक्शन था जिसने बचाया लोगों को। 2021-22 का लेवल जो है लैंग्वेज का वो थोड़ा मूव ऑन हुआ है, थोड़ा बहुत जीआरई जीमेट की तरफ।
बट फिर भी अभी भी ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको वोकेबलरी वगैरह करते बैठना है अभी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले लिया, वोकेबलरी की किताबें ले ली, वर्ड पावर, मेड इजियर, और जिसको कर सकते हो कर सकते हैं, नहीं तो यूजुअली बस आपको इंग्लिश आपका पढ़ते आना चाहिए। यूजुअली आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश से ज्यादा, ठीक है, इंग्लिश तो है, नहीं तो फिर आप हिंदी में आपका कमांड लीजिए, ठीक है ना, उसमें भी चलेगा। गद्यांश जिसे हम लोग बोलते हैं तो उससे बोधगम्यता या कॉम्प्रिहेंशन हम लोग बोधगम्यता बोलते हैं। देन उसके बाद आप लोग अगर देखोगे तो मेन आपको लॉजिक अप्लाई करते आना चाहिए। कोई पैसेज दिया तो व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे द मैसेज, आप ऑथर आपको क्या कहना चाहता है, तो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसका क्या हुआ, निष्कर्ष हुआ, या उसकी सेंट्रल थीम हुई, या उसका मैसेज हुआ। देन उस मैसेज का, उस निष्कर्ष का फिर अनुमान क्या है, बराबर, उसमें से क्या पूछ सकते हैं आपको, इसका अनुमान क्या है। देन और आपको क्या पूछ सकते हैं, तो पहला हुआ निष्कर्ष, देन अनुमान पूछ सकते हैं, इन्फरेंसेस, देन अजम्पशन क्या है, गृहीतक क्या है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। देन सेंट्रल थीम एंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज एंड इंप्लीकेशन इज व्हाट शुड ही डू। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं दैट इज इन योर कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलते हैं। तो जैसे आपको ये एग्जांपल दिया, ये देखो इस तरह से आपको ये दिया गया है, ओके, एंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल अजम्पशन मेड फ्रॉम द पैसेज। सबसे पहले देखो पैसेज इंपॉर्टेंट है, पैसेज के बाहर आपको जाना नहीं, तो सबसे पहले पैसेज इंपॉर्टेंट है, बट पैसेज के बाद अगर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंस रखती है वो क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन रिलेटेड विद एन अजम्पशन, द क्वेश्चन रिलेटेड विद द कंक्लूजन, क्वेश्चन रिलेटेड विद द इन्फरेंस, ये सबका आपको क्या लेना है, केयर लेना है। और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आप लोग अच्छे से लॉजिकली इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट इज बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज, क्या इंप्लीकेशन है, कौन सी चीज है जो बेस्ट इंप्लाइड करती है पैसेज के अंदर, ओके। तो क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, क्या चीज आप लोग इंप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट ये आपको यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। हाँ, देन कुड बी द रैशनल एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, ओके। तो क्या इंप्लीकेशंस आप लोग इसमें से ले सकते हैं, तो इंप्लीकेशन इज व्हाट फ्यूचरिस्टिक स्टेप, इंप्लीकेशन मतलब क्या था कि आप क्या करना चाहिए, नीतार्थ क्या बनता है आपका, बराबर है ना। हाँ, तो दैट इज व्हाट इंप्लीकेशन, कि आगे अब ये कंडीशन है, अब क्या चीज है कि जो इसका सोल्यूशन दे सकती है, दैट इज व्हाट कंक्लूजन। तो हर चीज का एक अलग मीनिंग है, गृहीतार्थ अलग है, नीतार्थ अलग है, निष्कर्ष अलग है, संदेश अलग है, ओके। तो इस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को आप लोग समझेंगे तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि क्वांट में 20-25 टॉपिक है, उसमें हर टॉपिक में 10-15-20 पैटर्न है, बराबर है ना। बट कॉम्प्रिहेंशन में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 25 क्वेश्चन आपको आते हैं, ओके। रीजनिंग भी 20-25 टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स भी अलग अलग है। तो क्वांट में अगर आप देखोगे तो 20-25 टॉपिक्स है, 25 टॉपिक के हर टॉपिक के 10-15 तो अलग अलग पैटर्न है। अब इतने 300-400 पैटर्न हम लोग स्टडी करें, ये करें, बराबर, इतना आपको स्टडी करना होता है, इसमें 400-500 पैटर्न। रीजनिंग में भी 200-300 पैटर्न अलग अलग है, अगर हम लोग 20-25 टॉपिक देखें, उसके सब टॉपिक देखें तो। पर क्वांट में केवल 5 पैटर्न बस, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। एंड दिस 5 पैटर्न, फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर पैटर्न, second is an assumption pattern, third is inference conclusion pattern, corollary pattern, fourth is the central theme and the crux of pattern, and fifth is the implications pattern। इस पे आप बिल्ड किया, आपको 20-25 क्वेश्चंस जो है, लगभग 25 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन को बहुत ज्यादा फोकस कीजिए आप, ये बहुत आप लोग निग्लेक्ट करते हो, ओके। जरूरी नहीं है कि रोज 5 कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस करें, सबसे पहले लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो कि कोई अगर एडिटोरियल आता है द हिंदू का, तो उसमें उसका मेन थीम क्या होगा, उसको मेनली वो क्या कन्वे करना चाहता है, बराबर है ना। तो इस टाइप का थिंकिंग करो। फिर ये करने किया तो उसने अज्यूम क्या किया, व्हाट आर द अजम्पशन बिलोंगिंग टू दी पैसेज, ओके, क्या इंप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। तो ऐसा अगर आप थिंकिंग करोगे तो आपका अपने आप कॉम्पिटिशन डेवलप होगा। मैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ हूं, ओके, आई हैवंट स्टडीड इन एनी इंग्लिश मीडियम टिल द 10th स्टैंडर्ड, आई हैव स्टडीड इन प्योरली मराठी मीडियम आल्सो, नॉट इवन इन हिंदी, बिकॉज आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र इन मराठी मीडियम। लेटर आई हैव डन माय इंजीनियरिंग, ओके। तो वो बात अलग है, लेकिन इंजीनियरिंग का इंग्लिश कितना अच्छा होता है, बराबर है। बट मुझे कभी कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम नहीं गया, कॉम्पिटिशन हमेशा मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। हाँ, मेरे इंग्लिश अच्छा नहीं था, पर इतना अभी यूपीएससी स्टडी आई हैव डन माय प्रिपरेशन इन न्यू दिल्ली ओनली ऑफ द यूपीएससी, सो रेगुलर द हिंदू का रीडिंग हैबिट था, इंडियन एक्सप्रेस भी कभी कभार पढ़ लेता था, तो यूजुअली थोड़ा बहुत पैसेज अच्छे से अंडरस्टैंड होता था। बट मुझे भी पता था कि वहाँ पे इंग्लिश चेक करना उसका उद्देश्य नहीं है, बट मेरा लॉजिक बहुत क्लियर था, मतलब कि कहाँ पे सेंट्रल थीम आ रहा है, कहाँ पे ऑथर का व्यू आ रहा है, ओके, कहाँ पे डेफिनेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, कहाँ पे नॉन डेफिनेटिव वर्ड्स आपके आ रहे हैं। यूजुअली 80-90% ऑफ द केसेस में आप डेफिनेटिव वर्ड्स, नॉन डेफिनेटिव वर्ड्स से भी इन चीजों को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये सब चीजों का जो है आपको केयर लेना है, तो आप लोग इजीली कॉम्पिटिशन के जो एग्जांपल्स है उसको टैकल कर लोगे। और कॉम्पिटिशन अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, 25 में से अगर आपके 12-15 अगर करेक्ट आने लग गए, तो फ्रेंड्स आधा टेंशन तो वही खत्म हो गया आपका, फिर ठीक है, तो आधा पेपर तो वही आपने खत्म कर डाला। तो इसलिए अगर क्वांट में वीक होंगे, क्वांट तो करना ही है, पर इस पर फोकस करो। मैं बोल रहा हूँ जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ्स जो है, वहां पे वीकली 2-2 दिन 2-2 घंटा ही, बस ज्यादा भी नहीं, 2 घंटा कॉम्पिटिशन करो, बट लॉजिकल स्टडी, नॉट कि कोई अकेडमिक पेपर लेकर बस सॉल्व किए जा रहे हो, ऐसे कॉम्पिटिशन नहीं डेवलप होगा, कभी डेवलप नहीं होगा आपका, बराबर है ना। वर्क ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, ओके, उस पर वर्क कीजिए आप, ओके, तभी सॉल्व होगा। यहाँ पे वो किसी अकेडमिक का पेपर लेके आ रहे हो, केवल सॉल्व किया जा रहा है। सीसेट में सबसे बड़ा जो
ड्रॉबैक है स्टूडेंट का, देखो टेस्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी है, एग्जाम के पहले 30 टेस्ट पेपर आपके सॉल्व होने चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करना भी जरूरी है। स्टूडेंट का हो क्या रहा है कि बस टेस्ट सीरीज वो सॉल्व किए जा रहे हैं, ला रहे एकेडमी की टेस्ट सीरीज, जेरोक्स सेंटर पे जा रहे, गट्टे गट्टे उठा के ला रहे, दिल्ली जा रहे, वहां से लेके आ रहे, केवल सॉल्व कर जा रहे। अरे पर आपको जब तक रेशियो प्रोपोर्शन पता नहीं है, आपको परसेंटेज पता नहीं है, आपको डिविजिबिलिटी पता नहीं, साइक्लिसिटी पता नहीं है, आप क्या सॉल्व करोगे उसमें? और फिर आप तुक्के मारे, फिर कभी क्लियर हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, आपको समझ ही नहीं है कि अजम्पशन क्या होता है, आपको कंफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, और आप सॉल्व करके किए जा रहे हो, पैसे कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं कुछ भी ऑप्शन दिखा उसको मार्क कर रहे हो, फिर तुक्के लग के कभी क्वालिफाई भी हो रहा है, तो आप खुद को ही खुद से फंसा रहे हो यार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं बोलूंगा फरवरी तक नहीं भी आपने कुछ सॉल्व किया तो भी चलेगा, पर फरवरी तक आपका क्वांट और कॉम्पिटिशन पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। उसके बाद हर हफ्ते में 2-2 पेपर आप सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़े, फिर आप सॉल्व करो, अपने आप आपका इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे तो आप बगैर लक्ष्मीकांत पढ़े कभी आपने क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं किया, या भी उल्टा कर रहे हो, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता नहीं है, आपको रिमाइंडर थ्योरम आता नहीं है, पता नहीं, और केवल उसको सॉल्व किए जा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके इसमें है, तो उसको आपको ये करना है। अगेन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो हमारा कॉम्प्रेशन हो गया, कॉम्प्रेशन में मैंने आपको स्ट्रेटेजीज दी है। देन अभी हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज एन अबाउट द रीजनिंग। रीजनिंग पार्ट डे टू डे सबसे अभी भी कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो रीजनिंग सबसे इजी है, पेपर में के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे इजी पार्ट जो है इस पेपर का वो कौन सा है, रीजनिंग का पार्ट है, क्योंकि अभी भी जैसे हम लोग देखते हैं कि क्वांट का लेवल जो है वो अभी एमबीए एंट्रेंस है, आईआईटी जेईई मेंस तक पहुंच गया है, एमबीए एंट्रेंस है, कैट लेवल तक पहुंचा है कुछ क्वेश्चंस उसके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन इस साल 23 में इजी था, लेकिन 22 में पेपर का जो लैंग्वेज था वो जीआरई जीमैट तक गया था, तो इन दोनों में डिफिकल्टी लेवल जो है पिछले 4-5 साल में इंक्रीज हुए, लेकिन अभी भी कंपेयर टू द अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन, कंपेयर टू द कैट एग्जामिनेशन, कैट में तो खैर रीजनिंग आता नहीं, पर बाकी एमबीए एंट्रेंस में रीजनिंग आता है, उसके कंपेयर में अभी भी मेंटल एबिलिटी जो का पार्ट या रीजनिंग का पार्ट जो है वो थोड़ा ईजी है। ओके, कम हमारे यूपीएससी का, तो ये सबसे स्कोरिंग पार्ट भी ठीक है, कम आ रहा है, इस साल कम आया ठीक है, तो ऐसा नहीं, पर फिर भी 12-15 भी जो आ रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग आप कर सकते हैं, मतलब यही ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप 70% ऑफ दी एक्यूरेसी ला सकते हैं, 70% ऑफ द एग्जांपल इसकी इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे हाइटेड में ज्यादा है, उससे एवरी ईयर विल गेट अ क्वेश्चन, रैंकिंग इसका सामने से नंबर इतना है, पीछे से नंबर इतना है, एवरी ईयर विल गेट अ क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस मल्टी हुआ, माइनस माइनस हुआ, ये सीरीज पे क्वेश्चन हर साल आते हैं आपके। देन ब्लड रिलेशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका ये तो उसका वो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम जो है उस पर कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता है, ठीक है। देन कैलेंडर क्लॉक्स, अगेन अल्टरनेट ईयर इस पे क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेट एक बार इस पे आता है, एक बार उस पे आता है, ठीक है। हाँ, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर अल्टरनेट ईयर एग्जाम्पल आता है, रूट्स नेटवर्क है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी लॉजिक पे तो नहीं आता है, पर रूट्स नेटवर्क है वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट ट्रेसिंग मतलब मशीन इनपुट, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। पजल्स, हाँ तो पजल्स जो पार्ट है ये अभी 2-3 साल से नहीं आ रहा है, इसके पहले बहुत आता था, पजल एक आती थी तो एक साथ 4-5 क्वेश्चन को लेके आती थी, 3-4 क्वेश्चन को, अभी वो पजल थोड़ी कम होगी, पजल सिटिंग अरेंजमेंट अभी भी आता है, पजल थोड़ी कम होगी, बट पजल हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक तो है ही, तो हम लोग इसको स्किप करके नहीं चल सकते। नॉन रूरल मतलब डायग्राम बेस्ड रीजनिंग अभी थोड़ी कम आती है, पहले बहुत डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते थे यूपीएससी में, पर अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है उनका लेवल थोड़ा कम हो गया है। हाँ, क्यूब सेराइज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग द नंबर 3-4 साल में एक आधा क्वेश्चन आता है कि आपको एक डायग्राम दे दिया, कितने ट्रायंगल से, कितने स्क्वायर से, रेक्टेंगल से। यूजुअली रीजनिंग में आपको जो ऑब्जर्व करना है तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो कि आपका 7 से 8 क्वेश्चन किस तरह से बराबर बन सकते हैं, जितने 7 क्वेश्चन तो भी आपके अगर है वो बराबर आने चाहिए। और दूसरा, रीजनिंग में ट्रेंड क्या चेंज हो, तो 50% ऑफ द एग्जाम्पल अभी रीजनिंग के डायरेक्ट नहीं बचेगी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा, देखो ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, ओके नहीं कंपेरिजन का एग्जाम्पल है, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा रहे, देखो आपको इसे इंफॉर्मेशन दिया, एंड देन ही सेड हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। तो इस ग्रुप जो है उसके अंदर जो ओल्डेस्ट पर्सन है उसको डिटरमाइन करने के लिए, ओल्डेस्ट पर्सन इस ग्रुप का कौन, इसको डिटरमाइन करने के लिए कितने स्टेटमेंट्स क्या है रिक्वायर्ड है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली। तो फैमिली का ओल्डेस्ट पर्सन कितने हैं वो डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका इस तरह से है। देन अगेन कंसिडर द क्वेश्चंस एंड द स्टेटमेंट, तो आपको एक क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे और ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो विच ऑफ द क्वेश्चन, तो दूसरा है कि जो रीजनिंग में आपको पैटर्न आ रहा है, जो हमने क्वांट में अभी पैटर्न देखा था, देखो क्वांट में हमने अभी पैटर्न देखा था ना, दैट इज व्हाट द पैटर्न रिलेटेड विद व्हाट, तो वो पैटर्न है दैट इज रिलेटेड टू द जो हमारा इसका है अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा सफिशिएंसी का, तो वो जो डेटा सफिशिएंसी का पैटर्न है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वही पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल्स में देखना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे जो टॉपिक्स है, जैसे ब्लड रिलेशन है, तो उसका आप लोग स्टडी कर रहे हो, अगर ब्लड रिलेशन यू आर स्टडीइंग विद द ब्लड रिलेशंस, तो ब्लड रिलेशन के स्टडी में भी
आपका फोकस जो है वो होना चाहिए ब्लड रिलेशन की स्टडी में भी। तो आपका फोकस किस तरह से होना चाहिए कि डेटा सफिशिएंट के एग्जांपल जो है, अगेन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसके एग्जांपल्स जो है, तो उसको आप लोग ऑब्जर्व किया जाए। मैं कुछ एग्जांपल्स को इस तरह से लूंगा भी आपके लिए, तो इस तरह के एग्जांपल से उसको हम लोग किस तरह से टैकल करें, किस तरह से सॉल्व करें। ओके, देन अगेन हम लोग अगर नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं, तो अगेन इफ यू मूव ऑन दी नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, लाइक जैसे आप लोग जिस जो भी रीजनिंग का टॉपिक करोगे, तो पहला रीजनिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वो टॉपिक मतलब क्या, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको हर एग्जांपल जो है वो डेटा सफिशिएंट पे मूव ऑन होके सॉल्व करना है। अगेन नेक्स्ट इस पे आप लोग जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद में अगर आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आओगे, तो वो एग्जांपल्स आपका जो है वो है ब्लड रिलेशन का, देन सिटिंग अरेंजमेंट का। ओके, तो ऐसे हमारे जो भी एग्जांपल्स रहेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक से, उस सब में आपको डेटा सफिशिएंसी अप्लाई करके देखना है। और डेटा सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, तो केवल ये एग्जांपल डेटा सफिशिएंसी का जो है वो केवल ओनली 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4 इस तरह से आपको मूव ऑन नहीं होना है। तो आपको जो भी एग्जांपल सॉल्व करने हैं डेटा सफिशिएंसी के, वो कौन से वाले एग्जांपल सॉल्व करने हैं। डेटा सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो कौन से वाले एग्जांपल्स है, तो ये वाले तो है ही, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 रिक्वायर्ड, पर बाद में ये वाले देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड वाले, लाइक ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, बराबर है। तो ये टाइप के जो एग्जांपल्स है, इसको भी आपको वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपको कहाँ मिलेंगे, तो हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको देने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज भूषण दूत एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। भूषण दूत एकेडमी सॉरी यूपीएससी सीसेट बाय भूषण दूत, ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लो, और इसी नाम का हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स उठते हैं आप, अब हम लोग साथ में मिलते रहेंगे, हफ्ते में 3 से 4 दिन में आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सब चीजों को। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।